नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटरी पर लौटे भारत अमेरिका के रिश्ते। पीएम मोदी ने गाजा में शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। ट्रेड डील पर भी हुई चर्चा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी की हुई मुलाकात। आतंकवाद, व्यापार और मानवीय सहायता पर हुई चर्चा। टिकट बंटवारे पर आरजेडी में मचा घमासान। नेताओं ने लालू यादव की कार का किया घेराव। राबड़ी के घर के बाहर जमकर हुआ बवाल। जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बहाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की बड़ी धमकी। बोली, बीजेपी आग से खेल रही है, एसआईआर के पीछे एनआरसी की साजिश। खबरों में सबसे पहले बात भारत अमेरिकी रिश्तों की। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले फेज की सफलता पर राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर भी चर्चा की, जिसके कुछ दिनों में ही ये डील जो है वो फाइनल हो सकती है। पीएम मोदी के इस फोन कॉल के बाद पाकिस्तान को जोरदार झटका लगा है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत के अगले ही दिन अमेरिका ने पाकिस्तान को AMRAAM मिसाइल देने से इनकार कर दिया। हाल ही में खबरें आई थी कि अमेरिका जल्द ही पाकिस्तान को नई एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दे सकता है। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को बीच में ही रोकने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हथियार डील पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उसके बाद जो कूटनीतिक असर नजर आ रहा है वो क्या है? देखिए, कल ही 9 बजे के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि डील ऑलरेडी हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जिस वक्त भी मुलाकात होगी ये बता दिया जाएगा। ये 50% तो खत्म, वो जो 25%, 50 में 25 जो पॉजिटिव है वो तो हटा ही हटा है। बाकी जो 25% है वो घट के 12 से 15% पे आ गया है। इस बात को समझिए, ये ऑलरेडी ये बातें तय हो चुकी हैं। ये कल ही हमने कहा था कि डील हो चुका है। अब बस डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज ट्वीट किया, उन्होंने क्या लिखा कि इन कमिंग वीक्स वी आर गोइंग टू बी इन टच। मतलब 1-2 सप्ताह के अंदर, नवंबर खत्म होते होते ये टैरिफ वॉर हिंदुस्तान पूरी तरीके से जीत चुका होगा। और उसका ये नतीजा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान चालबाजियां कर रहा था कि चीन से भी दोस्ती, भाई आपको कहा गया कि आप हमें जो है मुहैया करवाएंगे बरगाम एयरबेस और 2 और ठिकाना देंगे पाकिस्तान के अंदर, आप उससे मुकर गए। आप चीन और रूस के कहने पे बरगाम बाकायदा अमेरिका के पास ना जाए उसके ऊपर आपने साइन कर दिया। तो आप यूटर्न लोगे तो अमेरिका तो यूटर्न लेने में माहिर है। तो इसलिए जो बाकी के जो डिफेंस डील्स जो हो रहे थे वो विराम पे चला गया है। तो भारत की कूटनीति एक दिशा, एक समझदारी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के आधार पे है, और ये बात अमेरिका ने रियलाइज कर लिया है। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात भारत अफगानिस्तान की। भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के बीच ये बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई समझौतों पर साइन हुए। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि तालिबान भारत को अपना दोस्त मानता है और वो भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। मुत्ताकी के संग मुलाकात पर जयशंकर ने कहा कि आपकी यात्रा भारत अफगानिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब भारत जल्द ही अफगानिस्तान में अपना दूतावास भी खोलने जा रहा है। भारत अफगानिस्तान रिश्तों में एक नई दिशा या कहें कि नई गर्मजोशी क्या है? देखिए, अफगानिस्तान और भारत के बीच तो दोस्ती तो वो
सदियों से चली आ रही है। वहां की जनता भारत से प्रेम करती है। भारत के लोग अफगानिस्तान की जनता को किस तरीके से, हम बचपन में हम लोग कोर्स में पढ़ते थे, काबुली वाले चाचा अफगानिस्तान के पठानों को किस तरीके से हिंदुस्तान में बाकायदा यूलोजाइज किया जाता है, मान सम्मान है। तो ये तो पीपल टू पीपल था ही। सरकारें जो अदल बदल होती रहती है उससे हमारे रिश्ते कुछ इधर से उधर होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा मामला स्पेशल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही जो हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने काबुल में जाकर के तालिबान की सरकार, उनके विदेश मंत्री, उनसे जो बातचीत की थी, उसी वक्त यह समझ में आ गया था कि भारत एक अलग तरीके से अफगानिस्तान के साथ रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अब मुत्ताकी साहब जो हैं वो 7 दिन के लिए कोई विदेश मंत्री किसी देश में जाकर के विदेश दौरा करता है, इसका मतलब जो बातें कही जा रही हैं वो तो हो ही रही है, लेकिन बहुत सारी बातें जो नहीं कही जा रही है उसी से पाकिस्तान को टेंशन हो रहा है। अब आपने विदेश मंत्री साहब ने, जयशंकर साहब ने, देखिए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को समझना जरूरी है कि आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आपकी सॉवरेनिटी, आपकी आजादी, उसके साथ भारत खड़ा है। तो टेरिटरी किसके साथ लगा हुआ है अफगानिस्तान का? तो पाकिस्तान के साथ। क्या उस टेरिटरी के ऊपर कोई विवाद है? बिल्कुल विवाद है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके को अफगानिस्तान कहता है ये हमारा है। वो डुरंड लाइन जो अंग्रेजों ने बना दिया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वो अफगानी नहीं मानते। तो बॉर्डर को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है। तो बॉर्डर विवाद शुरू होगा तो भारत यही तो कह रहा है कि लड़ो जरा पाकिस्तान से, बहुत हो गया, तुम भी जरा इधर से दबाओ, हम भी इधर से इसको दबाव डालते हैं। तो ये एक नए तरीके का खेल हो रहा है। पाकिस्तान, एक तो अमेरिका से डील खत्म हो रहा, जिसके कंधे पे बैठ के नए नए बयान दिए जा रहे थे, और 2 दिन से गिदर भपकियाँ आप सुन रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। कभी ख्वाजा आसिफ आकर के कुछ बोल रहा है तो मुनीर कुछ बोल रहा है। ये सब इसका असर है कि अफगानिस्तान और भारत एक दूसरे तरह के करार में अब इंटर करने वाला है। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आरजेडी में बगावत खुलकर सामने आ चुकी है। टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। आज पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफिले के सामने ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर डाला। काफी देर तक इन कार्यकर्ताओं ने लालू यादव की कार को रोक कर रखा और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता भोजपुर जिले के बरहरा विधानसभा क्षेत्र से आए थे, जो अपने नेता और पूर्व विधायक सरोज यादव को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर राबड़ी आवास के बाहर इकट्ठा हुए थे। वहीं सीट बंटवारे पर महागठबंधन में टेंशन बरकरार है। इस बीच कांग्रेस ने भी 12 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग फाइनल करने का अल्टीमेटम दिया है। महागठबंधन में पहले ही इतने ज्यादा कहें कि कलेश मचा हुआ है, ऊपर से अब टिकट बंटवारे पर आरजेडी की बगावत खुलकर सामने आ गई। देखिए, 2 चीजें हैं, इसको समझना है जी। एक, आपके पुराने लीडर हैं, आपके ये पुराने लीडर हैं सरोज यादव, और खानदानी से ये लोग जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है। आप उनके टिकट को काट रहे हो तो बहुत सारे नेताओं का टिकट कटता है, लेकिन इट इज द जॉब ऑफ द लीडर। ये लीडर का काम होता है कि जिसका टिकट कट रहा है उससे थोड़ा ज्यादा ही प्यार से आप बात करें, उनको समझा लें। तो पहली शिकायत ये है, ये सिर्फ बरहरा के सरोज यादव की नहीं है, ये आरजेडी के बहुत सारे, मैं तो बिहार में था, बहुत सारे नेताओं की ये शिकायत है कि हमारी तो सुनवाई वहां तो पता नहीं कौन हरियाणा का आदमी सब आकर के बैठ गया है। तेजस्वी यादव वो अभी से ही सुपर मुख्यमंत्री बन गए। नेताओं के साथ उनका एक्सेस जो है ये हरियाणा से आए कुछ लोगों ने रोक दिया है।
वो नेताओं से, ग्राउंड वर्कर से, अपने ही लीडर से वो मिलते जुलते नहीं हैं। तो प्रोटेस्ट करना है तो कहां किया जा रहा है? वो किया जा रहा है लालू यादव के घर के बाहर, रबड़ी देवी के घर के। मतलब इन लोगों को भरोसा नहीं है तेजस्वी यादव में, और इनको लगता है कि लालू यादव अभी भी उनकी बातों को सुनेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। अब आप न बातचीत करेंगे, ऊपर से ये सिर्फ सरोज यादव नहीं कर रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से वहां यही बवाल चल रहा है, यही बवाल चल रहा है। तो ये तो वैसा ही हो गया कि टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, पुराने लोग बाहर जा रहे हैं और टेलीविजन चैनल के ऊपर आपके स्थानीय लीडर बिल्कुल ताल ठोक के कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला तो फिर वो विद्रोह करेंगे, इधर से उधर जो करना होगा वो करेंगे, मतलब पार्टी को हार्म करेंगे। और ऐसी खबर जो है वो 51 सीटों की घोषणा की गई है। अब वो जन स्वराज वाला जो है प्रशांत किशोर, अब उसके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर ये टिकट बेच रहा है, पैसे देने वालों लोगों को जो है वो टिकट दे रहा है। तो हर जगह ये बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। ये स्वाभाविक भी है, बिहार में थोड़ा ज़्यादा ही पॉलिटिकली जो है सरचार्ज रहते हैं लोग, लेकिन कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं विपक्ष के अंदर, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव चुनाव हो पाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल लग रहा है विपक्ष के लिए। जी, खबरों में अब बात अगली खबर की। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब देने को भी कहा। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक सहित कई लोगों ने ये याचिका दाखिल की। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द फिर से राज्य का दर्जा दें। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि ये एक विशेष स्थिति है और इसमें कई संवेदनशील पहलू जुड़े हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानबूझकर नकारात्मक छवि पेश कर रहे हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन जिस तरह से इस पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है और तुषार मेहता ने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई? देखिए, सरकार ने कह रखा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, ठीक है, ये सरकार का स्टैंड है। और सरकार ने ये नहीं कहा कि बस इतनी तारीख को दे देंगे। सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के कि जैसे ही सिचुएशन बेहतर होंगे कि यहां पे अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, हम देंगे। अभी आप देखिए, पहलगाम हो गया, उसके बाद कार्रवाई हुई, बहुत सारी चीजें जो है खुलकर सामने आ रही हैं। पिछले 1 महीने के अंदर ये आतंकवादियों को पनाह देने वाला क्या एक नया रैकेट उसको पकड़ा जा रहा है। फिर आपने लेह के अंदर भी हंगामा कर दिया, बवाल मच रहा है। अब उसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, मालूम चल रहा है कि वो पाकिस्तान से वो हैंडल हो रहा है। ये वांगचुक जो है वो पाकिस्तान के साथ सीधे रिश्ते में था। वहां की पुलिस कह रही है कि दिल्ली की रिपोर्टिंग जा रही है। अब अगर ये सिचुएशन है तो क्या ये समय आ गया है कि इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए? द क्वेश्चन इज दिस, नंबर 1। नंबर 2, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। यह देश कैसे चलेगा, कहां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कहां नहीं दिया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में नहीं है। यह हर चीज में आप सुप्रीम कोर्ट, यह उचित भी नहीं है। आप देखिए, वो बॉर्डर इलाका है, आर्मी ऑपरेशन चल रहा है और ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर वो जारी है। किस चीज के लिए जारी है वो ऑपरेशन सिंदूर? किस चीज के लिए? जम्मू कश्मीर के ऊपर तो हुआ है।
तो ऐसे में आप कोर्ट का दरवाजा, तो तुषार मेहता बिल्कुल साफ साफ कह रहे कि भाई एक निगेटिव इमेज क्रिएट पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान में एक ड्रैकोनियन गवर्नमेंट है, मिलिट्री, जो ये तो पाकिस्तान की लाइन है ना, पाकिस्तान की लाइन है। अब गवई साहब को यह पूछना चाहिए कि भाई ठीक है, डेमोक्रेसी में जनता के लिए क्या चीज सहूलियत होनी चाहिए? क्या वहां पे बोलने का अधिकार खत्म कर दिया गया है? क्या वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है? क्या पंचायत काम नहीं कर रही? क्या वहां एजुकेशन नहीं मिल रहा? क्या वहां पे रोजगार की कमी आ गई है? क्या वहां पैसे की कमी आ गई है? क्या वहां पे दवाइयां नहीं दी जा रही है? क्या सड़कें नहीं बन रही है? क्या वो सुविधाएं जो देश के बाकी लोगों को दी जा रही है, क्या उसमें कटौती हो रही? कोई दिक्कत है तो बताओ, और ये दिक्कतें खत्म हो जाए। अगर दिक्कतें नहीं हैं और एक पाकिस्तान को लेकर के एक स्पेशल सिचुएशन बना हुआ है, तो आपको उसके साथ रहना है। ये पाकिस्तान दुनिया भर में, जो अभी ख्वाजा आसिफ जो है वो CNN के ऊपर इंटरव्यू दे रहा है, वो कह रहा है कि वहाँ मिलिट्री का जो है जमावड़ा है, मिलिट्री का कंट्रोल है। क्या आप यही थ्योरी प्रोपोगेट करोगे? और सुप्रीम कोर्ट क्या उन सब चीज़ों को और अटेस्ट करेगा कि हाँ वहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? ये सुप्रीम कोर्ट करेगा? देखिए, ये मसला इन लोगों ने ही इंटरनेशनलाइज किया है। जम्मू कश्मीर को ये हिंदुस्तान का विपक्ष, ये सेकुलर गैंग, ये कांग्रेस पार्टी, ये NGO वाले, इन्हीं लोगों ने इसे इंटरनेशनलाइज किया है। तो अब तो इसको सरकार को ही देखना पड़ेगा, और सरकार जिस दिन ये उनको लगेगा कि नहीं वहाँ पे सिचुएशन जो है मुफीद है कि अब वहाँ पे पूर्ण राज का दर्जा दिया जा सकता है, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तमाशा रोज जो होता है, वो तुषार मेहता जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है। जी, खबरों के आखिर में बात ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले SIR को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR का विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री फर्जी वोटरों के कटने के डर से इसका विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस कदम पर बीजेपी को चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी को चेतावनी दी थी कि आग से मत खेलो, जनता के आक्रोश के लिए तैयार रहो। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने शाह की तुलना मीर जाफर से की। उन्होंने कहा कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करो, वो एक दिन आपके मीर जाफर बन जाएंगे। SIR को लेकर ममता अब धमकी पर उतर आई हैं। देखिए, ममता बनर्जी जो बातें कह रही है वो आउटराइटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं देख रहा था कि वहाँ पे जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से बेचैन है ममता, छटपटा रही, कह रही भाई ये SIR नहीं, NRC पीछे से आएगा। भाई NRC है क्या? क्या है NRC? कोई बिल आया है? कोई कानून बना है? सरकार ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रपति ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये NRC है क्या? ये मुसलमानों को पागल बनाने के लिए तुम लोगों ने ये CA करवा करके दंगे करवा दिए, 53 लोगों की मौत करवा दी। अभी वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट कटेगा, इनके वोट बैंक के ऊपर जो है वो कुठारा घात होगा। ये जो फर्जी वोटर्स जो बंगाल में मुसलमान नहीं रहते हैं, उनके नाम से भी जो वहां वोटर आई कार्ड बना हुआ है, डबल जो बना हुआ है, तमाम 1-2 प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे नाम कटेंगे। तो इनको तो छटपटाहट हो रही है। तो ममता बनर्जी क्या करती हैं? जब परेशान होती है तो धमकी देती है, हिंसा भड़काती है। तो पहले तो उन्होंने धमकी क्या दी? पहले केंद्र सरकार को दिया, अमित शाह को दिया कि यहाँ पे आग लग जाएगा, खून बह जाएगा, लेकिन यहाँ पे SIR नहीं होने देंगे। बिहार में शुरू हुआ, सबसे पहले अपने वकील को भेज दिया, अपने सांसद को भेज दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रोको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया क्या कि भाई रोक दो? नहीं। इलेक्शन कमीशन ने और काम शुरू किया। अब ममता बनर्जी कह रही है कि वहां अभी तक तो ठीक था, अब ये कह रही कि जो वहां पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जो स्टेट का जो अधिकारी है, वो भ्रष्ट है, वो धमकीबाज है। अब उसके ऊपर आरोप लगा रही है।
जी। फिर कह रही है कि भाई कितने हजार लोगों को, 1,000 लोगों को दिल्ली ले गया ट्रेनिंग देने के लिए, हमको मालूम ही नहीं है। तो अधिकारियों को कह रही है कि भाई देखो, इलेक्शन कमीशन की बात तो तभी चलेगी जब यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, तब आप उनके अधीन काम कर सकते हो, लेकिन अभी तो हमारे अधीन काम करना पड़ेगा। मैं एक बात शुरू से कह रहा हूं, आज फिर कह दे रहा हूं, अनटिल अनलेस आप एसआईआर की प्रक्रिया के लिए बंगाल से बाहर सेंट्रल फोर्स को हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में तैनात नहीं करेंगे, ये टीएमसी के गुंडे एसआईआर नहीं होने देंगे, हिंसा होगी, बीएलओ को मरना पड़ेगा। और इसलिए कभी कभी हम लोगों की बात के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जिस बिल्कुल सलाहियत के साथ विरोध के बावजूद बिहार में शांतिपूर्वक तरीके से हो गया, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि पश्चिम बंगाल में इसी शांति के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।